Hello students, today we will be learning an important topic in respiratory system in pediatrics, that is stridor. स्ट्राइडर जो है ये काफ़ी सारे डायग्नोसिस में पाया जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, स्पेशली पीडियाट्रिक अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ आप देखोगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंटली या फिर काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपको हर एक सिम्टमेटोलॉजी में दिखाई देगा स्ट्राइडर। तो स्ट्राइडर क्या होता है, कौन से सिम्टमेटोलॉजी में या फिर कौन से डिजीज़ में आपको स्ट्राइडर मिलेगा, उस हिसाब से हम रेस्पिरेटरी के जो डिजीज़ हैं उन्हें पढ़ेंगे, उनके सिम्टमेटोलॉजी जानेंगे, रेस्ट अदर सिम्टमेटोलॉजी, और फिर उनका मैनेजमेंट पार्ट डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद इन्वेस्टिगेशन पार्ट। तो इस हिसाब से हमें क्या होगा कि हम इन अ जिस्ट स्ट्राइडर किस किस में होता है उसे याद रख पाएंगे इन अ शॉर्ट। मतलब आज के एक वीडियो से आपको स्ट्राइडर के सारे कंडीशंस जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वही डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्राइडर इन अ जनरल कंडीशन अगर आप ले तो स्ट्राइडर से स्टार्ट करते हुए हम सारे कंडीशंस जो कि स्ट्राइडर में जिसमें कि स्ट्राइडर पाया जाता है उन्हें आज हम स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज स्ट्राइडर, इससे स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइडर होता क्या है, कैसी आवाज़ को आप स्ट्राइडर करोगे। स्ट्राइडर इज़ अ हार्श नॉइज़। हार्श मतलब जहाँ की आपको कठिनाई हो रही हो बोलने में, तो कठिनाई हो रही हो बोलने में उसी हिसाब से कठिनाई हो रही है सांस लेने में। जब सांस ले रहे हो तब जब कठिनाई होती है और जिस हिसाब से हार्श मतलब कठिन आवाज़ आ रही हो, जिसमें डिफ़िकल्टी हो रही हो आवाज़ बाहर आने में, वाइब्रेटरी साउंड, वाइब्रेटरी मतलब हार्शनेस के साथ साथ जो कि एकदम उबड़ खाबड़ जैसे कहते हो, उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, उसके साथ वाइब्रेशन आ रहा है उसी साउंड में। सो उस वाइब्रेटरी हार्श साउंड को, जिसकी पिच जो होती है वेरिएबल रहती है, एक ही पिच नहीं रहती है, जो हार्शनेस रहती है उसकी पिच जैसे कि ऊपर नीचे जैसे कि आपके हार्ट साउंड्स का जो वाइब्रेशंस आते हैं उस हिसाब से इसी के स्ट्राइडर के जो वाइब्रेशंस हैं और जो हार्शनेस है उसकी पिच भी ऊपर नीचे जाती है। सो ये जो हार्शनेस है, वाइब्रेटरी साउंड्स हैं और जिनका पिच जो वेरिएबल रहेगा, किस वजह से, ड्यू टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, जिस हिसाब से जो एयर फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाती है, उस वजह से जो आवाज़ आती है एयरवे में उसे हम स्ट्राइडर कहते हैं। जिसमें कि आपको उस आवाज़ में ही आपको समझ में आने लगेगा कि बच्चे को सांस लेने में कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि वो जो एयर है उसका पैसेज है वही फ्लो नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ एंड partially obstruction of the air passages. Stridor is a sign of upper airway obstruction. जो upper airway है उसके obstruction का एक sign है stridor. Laryngomalacia is the most common cause of chronic stridor and croup is the most common cause of acute stridor. So यहाँ पे हमने देखा कि chronic stridor का most common cause क्या है. So this is an important point over here, that is laryngomalacia. एंड acute stridor का most common cause है croup. So these are the two things which are important in this introductory slide of our stridor. अब stridor के अंदर में हम बाकी सारी चीज़ें भी सीखेंगे, बट साथ ही साथ में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे भी हम मार्क करते जाएंगे. नाउ इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर सजेस्ट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अबाउ दी ग्लॉटिस. जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस पार्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन उस ग्लॉटिस पार्ट के ऊपर है तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, यानी सांस जब अंदर लेते हो या फिर बच्चा जब सांस अंदर लेता है तब जो स्ट्राइडर या फिर वो जो हार्श साउंड आएगी वो सजेस्ट कर रही है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ग्लॉटिस के ऊपर वाले पार्ट में है. एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब. एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर इज इंडिकेटिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द लोअर ट्रैकिया. ग्लॉटिस के या फिर ग्लॉटिस के जो नीचे का पार्ट है दैट इज ट्रैकिया, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर सुनने को मिलेगा. बाईफेजिक स्ट्राइडर जिसमें एक्सपिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी बोथ स्ट्राइडर है, दैट सजेस्ट अ ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक लीजन.
ओके जो ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक लीजन है उसमें बाईफेजिक स्ट्राइडर होगा। इसका मीनिंग है कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों टाइम पे स्ट्राइडर सुनाई दे रहा है। लैरिंजियल लीजन्स ऑफन रिजल्ट इन वॉइस चेंजेस। अगर लैरिंजियल को लीजन्स है उसमें यूजुअली वॉइस में चेंजेस आते हैं। सो दिस वॉज इन शॉर्ट व्हाट स्ट्राइडर इज ऑल अबाउट। अब कॉजेस यूजुअली हम क्योंकि पीडियाट्रिक केसेस पढ़ रहे हैं तो चिल्ड्रन में नॉर्मली कॉजेस क्या होता है। सो कॉजेस को हम साइट के अकॉर्डिंग, जो साइट है ऑब्स्ट्रक्शन का उसके अकॉर्डिंगली हम उस कॉजेस को आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट साइट जो हम देखेंगे दैट इज़ नोज एंड फेरिंग्स। नोज एंड फेरिंग्स में अगर स्ट्राइडर का ऑब्स्ट्रक्शन साइट है सो व्हाट मे बी द रीज़न। द रीज़न मे बी कोएनल एट्रेशिया जो कि एक कंजेनाइटल एनॉमली है जिसमें कि आपका नोज़ का जो पार्ट है दैट जो एयर फ्लो है उसमें से नहीं हो पा रहा है क्योंकि नोज़ से फेरिंग्स की तरफ जो पैसेज जाता है वो आगे जाके एट्रेशिया मतलब ब्लाइंड एंड होता है और वो आगे पैसेज ओपन नहीं होता है लैरिंग्स एंड ट्रैकिया में। सो बेबी यहाँ जो बच्चा है वो यहाँ पे माउथ ब्रीदिंग करता है। ओके नेक्स्ट इज लिंगुअल थायरॉइड और थायरोग्लॉसल सिस्ट, दैट इज़ अनदर रीज़न। मैक्रोग्लॉसिया एक अनदर रीज़न है जिसमें टंग का साइज़ बड़ा होता है। माइक्रोग्नाथिया में भी अनदर रीज़न। हाइपरट्रॉफिक टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स, जो एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स का साइज़ बड़ा है। रेट्रोफेरेंजियल और पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, सो ये पेरिटॉन्सिलर एब्सिस एंड रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस, these are the reasons according to the site that is nose and pharynx. So nose और pharynx अगर site of obstruction है these are the reason for stridor. Next अगर लैरिंग्स है, आपका साइट जो है वो अगर लैरिंग्स है, ऑब्स्ट्रक्शन का साइट लैरिंग्स है तो क्या क्या डायग्नोसिस आते हैं, दैट इज़ लैरिंगोमलेशिया। लैरिंगोमलेशिया एक साइट आती है। देन इज लैरिंजियल वेब सिस्ट और लैरिंगोसी, सो दैट इज़ द अनदर डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू द साइट दैट इज़ लैरिंग्स। लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस दैट इज़ वायरल क्राउड। ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट जस्ट टू क्लासीफाई वी नीड टू नो ऑल ऑफ देम। ओके एक्यूट स्पास्मोडिक लैरिंजाइटिस दैट इज स्पास्मोडिक क्राउड, ये अल्टरनेटिव नाम जो है ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए बिकॉज यू शुड नो। अगर वायरल क्राउड दे दिया गया सो यू शुड नो व्हाट इज वायरल क्राउड, दैट इज लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस इज known as viral crop. Okay, then epiglottitis, okay, that is another word which is important one जो कि हम आगे पढ़ेंगे। vocal cord paralysis ये भी children में important है। laryngotracheal stenosis, okay, then intubation may be a reason for stridor। foreign body most common part, cystic hygroma and सबग्लॉटिक हेमेंजियोमा। सो ये लैरिंग्स के हिसाब से आपके इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं स्ट्राइडर के। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू ट्रैकिया। ट्रैकिया में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रैकिया लेवल पे तो क्या क्या आपको डायग्नोसिस समझने चाहिए, दैट इज ट्रैकियोमलेशिया, ओके, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस एंड एक्सटर्नल कंप्रेशन। दीज आर दी 3 रीजन वेर इन ट्रैकिया इज इन्वॉल्व। ओके अब लैरिंगोमलेशिया इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम इम्पॉर्टेंट जो वंस हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद लैरिंगोमलेशिया दैट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक स्ट्राइडर। सो क्रॉनिक स्ट्राइडर को और दूसरा नाम क्या है, लैरिंगोमलेशिया, या फिर लैरिंगोमलेशिया को क्रॉनिक स्ट्राइडर भी कहा जाता है। सो दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके नाम में ही क्रॉनिक स्ट्राइडर है। ओके नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्राइडर इन चिल्ड्रन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। मोस्ट कॉमन कॉज क्रॉनिक स्ट्राइडर का लैरिंगोमलेशिया है इन चिल्ड्रन हु आर यंगर देन 2 years of age. Okay, it has male to female ratio of approximately 2 to 1. तो मेल टू फीमेल रेशियो 2 to 1 का मतलब होता है कि मेल में ये ज़्यादा होता है। ओके The condition is due to intrinsic defect or delayed maturation of supporting structures of the larynx. larynx की जो supporting structure है उनमें defect की वजह से larynx collapse हो जाता है। The airway is partially obstructed during inspiration
इंस्पिरेशन के वक्त लैरिंग्स जो है वो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट या फिर ब्लॉक हो जाता है बाय द प्रोलैप्स ऑफ फ्लैसिड एपिग्लॉटिस और एरिटेनॉइड्स एंड एरी एपिग्लॉटिक फ्लोड्स। अब जैसे कि पहले वाले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है या फिर डिलेड मैचुरेशन होता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का। तो कौन से स्ट्रक्चर्स का है? एपिग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करता है लैरिंग्स को, एरिटेनॉइड्स एंड एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसे सपोर्ट करते हैं। इनका अगर जो मैचुरेशन है वो डिले हो गया तो ये कोलैप्स होते हैं। ये कोलैप्स होने की वजह से लैरिंग्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर इज यूजुअली वर्स व्हेन द चाइल्ड इज इन अ सुपाइन पोजिशन। ये जो सुपाइन पोजिशन में चिल्ड्रन का जो होता है ये कंडीशन जो वर्स होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैनेजमेंट पार्ट में आपको ये मदर को समझा के देनी होगी, क्योंकि यूजुअली बच्चे को गोदी में सुपाइन पोजिशन में लेते हैं। सो इट इज़ वर्स व्हेन द चाइल्ड इज इन सुपाइन पोजिशन, व्हेन क्राइंग, जब बच्चा रो रहा हो या फिर एजिटेटेड या फिर गुस्से में हो, when an upper respiratory tract infection occurs, जबकि बच्चे को कोई भी upper respiratory tract infection हो, उन एक conditions में ये condition that is laryngomalacia that is chronic stridor is more worse। अब एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के फॉलोअप से कैसे फॉल या फिर फ्लैसिड होने की वजह से लैरिंग्स कैसे ब्लॉक होती है। सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर जिसमें कि आप देख सकते हो दिस इज द लैरिंग्स एंड जो एयर फ्लो है वो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द एयर फ्लो। ओके, अब ये एयर फ्लो में आपको ब्लॉकेज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज द लैरिंग इज वाइड ओपन एंड द एपिग्लॉटिस इज ईयर ओपन। ठीक है, यहाँ पे फ्लैसिड नहीं है, दिस इज नॉर्मल। अब यहाँ पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस अगर हम लें, सो एपिग्लॉटिस का फोल्डिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल पोजीशन यहाँ होनी चाहिए बट अब ये यहाँ पे है। सो ये आपके एयर फ्लो को या फिर बच्चे के एयर फ्लो जो कि आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर रही है। ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे ब्लॉक्ड एयर फ्लो जो है वो प्रॉपरली जा नहीं पा रही है, लैरिंग्स है सॉफ्ट। ओके, सो ड्यू टू दिस ब्लॉकिंग देयर इज स्ट्राइडर जैसी वॉइस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है एंड द कंडीशन इज लैरिंगोमलेशिया हो गई है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन which is important here, it is laryngotracheobronchitis। लैरिंगो जो पहले हमने देखी वो दैट वाज लैरिंगोमलेशिया, दैट इज क्रॉनिक क्राउप। अब हम देख रहे हैं लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। ओके, लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस जिसको वायरल क्राउप या फिर एक्यूट स्ट्राइडर के नाम से भी जाना जाता है, दैट वाज क्रॉनिक, दिस इज एक्यूट। ओके, अब इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट स्ट्राइडर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, दैट वाज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्राइडर, this is the most common cause of acute stridor, that is laryngotracheobronchitis। okay, condition is caused most commonly by para-influenza virus। ये condition जो होती है वो most commonly para-influenza virus की वजह से होती है। जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, larynx, then trachea and there is bronchus। okay, and itis suggest of inflammation। ओके, सो इसके नाम में ही ऐसा है, बड़ा सा नाम है बट अगर आप पार्ट्स में देखो इट इज़ वेरी इजी, लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस का itis, that is inflammation, and that inflammation is because of para-influenza virus। okay, that is the most common cause, but it can also be caused by influenza virus type A or type B, RSV and rhinovirus। so other causes भी हैं इसके, but most common cause is para-influenza virus। croup is usually occurs in children 6 months to 2 years, 6 months to 6 years, sorry। so 6 months से 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे को ये जो लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस और वायरल क्राउप, जिसको नॉर्मली क्राउप के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो डायरेक्टली अगर सिर्फ क्राउप अगर नाम आपको विजुअलाइज हो रहा है या फिर कहीं पे सुनाई दे रहा है, दैट इंडिकेट्स कि कंडीशन इज लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। इट इज ऑल्सो नोन एज
वायरल ग्राउप या फिर सिर्फ ग्राउप के नाम से भी ये जाने जाते हैं। विद पीक इंसिडेंस इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, 2 साल की उम्र में इसका पीक होता है। मेल टू फीमेल रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 3/2:2.4, दैट इज नॉट मच डिफरेंट, बट यहाँ पे भी मेल का जो रेशियो है वो फीमेल से ज़्यादा है बाई पॉइंट्स ओनली। is usually preceded by an upper respiratory tract infection of several days duration। यहाँ पे कई दिनों तक जब पहले upper respiratory tract infection हुआ हो and then that upper respiratory tract infection जब larynx, trachea and then reaches to bronchi, so इसके हिसाब से laryngotracheobronchitis होता है। ओके, low grade fever, barking cough, inspiratory stridor के inspiration के टाइप, होर्सनेस, दीज टाइप ऑफ जो सिम्टम्स हैं, पहले फीवर आता है, बार्किंग कफ, इंस्पिरेटरी स्टाइडर और फिर होर्सनेस डेवलप होता है। ओके, सिम्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिकली वर्स एट नाइट एंड आर एग्रवेटेड बाय एजिटेशन एंड क्राइंग। जैसे कि हमने लैरिंगो मलेशिया में भी देखा, एजिटेशन और क्राइंग से ये जो सिम्टम्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे भी नाइट टाइम पे एंड एग्रवेटेड बाय एजिटेशन एंड क्राइंग। इस वजह से इन लैरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स भी वर्स हो रहे हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक नॉर्मल एनाटॉमी है जहाँ की आप एयर पैसेजेस जो हैं वो प्रॉपरली देख पा रहे हो। देर आर साइनसेस एंड देर इज़ फैरिंग्स, दैन देर इज़ लैरिंग्स एंड देन एपिग्लॉटिस जो आप यहाँ देख सकते हो, एंड देन देर इज़ ट्रैकिया दैट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, और जो विंड पाइप है वो आगे जाके ब्रोंकाइज एंड देन ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलाई दैट इज़ एयर सैक्स जो कि लंग्स में अवेलेबल है उसमें मूव फॉरवर्ड होती है। अब इस कंडीशन दैट इज़ क्राउप, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रैकिया जो है, हेल्दी ट्रैकिया इस तरह से हॉलो ऑर्गन होता है जो कि अंदर से हॉलो होता है। ओके, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए यूजुअली इन हेल्दी, बट इन क्राउप जो कि हमारा आज का टॉपिक या फिर अभी का टॉपिक है लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, उसमें यहाँ पे एयरवे का नैरोइंग हो जाता है बिकॉज ऑफ आइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन दैट इज स्वेलिंग। टिश्यू का स्वेलिंग होने की वजह से यहाँ पे एयरवे नैरो हो गया है, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ देख सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ आइटिस दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। इसकी वजह से आप यहाँ पे एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाती है एंड देन इट कॉजेज इन stridor. Next important condition which is the most important condition, most frequently asked question in exam और worst condition है अगर children related है तो, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे तरह से आपको याद रखनी है, that is epiglottitis। epiglottitis, okay, this is also epiglottitis जो नाम suggest कर रहा है epiglottis and itis is inflammation, okay, it is acute stridor। ट्रू मेडिकल इमरजेंसी, दिस इज़ अ ट्रू मेडिकल इमरजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने के लिए। आपको एपिग्लॉटाइटिस बहुत अच्छे से याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज इट इज़ अ ट्रू मेडिकल इमरजेंसी। इन चिल्ड्रन एपिग्लॉटाइटिस ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज मतलब मोस्ट कॉमन कॉज इसका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ओके, एपिग्लॉटाइटिस मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। In recent years, the occurrence of epiglottitis has been reduced dramatically by widespread use of H influenza type B vaccine। क्योंकि H influenza type B का वैक्सीन अवेलेबल है, इसके यूज़ के हिसाब से अभी recent times में इसका इंसिडेंस एपिग्लॉटाइटिस का काफ़ी रिड्यूस हुआ है। एपिग्लॉटाइटिस यूजुअली occurs in children 2 to 7 years of age। ओके, क्राउप का हमने देखा इंसिडेंट पीक जो इंसिडेंस 6 months to 6 years एंड पीक इज एट 2 years, और यहाँ पे इंसिडेंस है 2 to 7 years ऑफ एज विद अ पीक इंसिडेंस एट 3 years old। ओके, तो क्वेश्चन में 3 year old का इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज एपिग्लॉटाइटिस। ओके, मेल टू फीमेल रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 3:1 3:2 सॉरी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मेल डोमिनेंसी है इस केस में भी। डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर। सो क्या क्या आपको ऑनसेट या फिर डिजीज़ का ऑनसेट होगा तो एब्रप्टली क्या दिखाई देगा आपको, हाई फीवर,
toxicity directly because it is a true medical emergency. You have to remember toxicity, agitation, stridor, dyspnea, muffled voice, dysphagia and drooling. इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में डी काफ़ी है, 3D से फेमस भी है ये, जो कि हम आगे एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से वापस पढ़ेंगे. बट यू हैव टू रिमेंबर एब्रप्ट ऑनसेट होता है, ट्रू मेडिकल इमरजेंसी है. यू हैव टू रिमेंबर हाई ग्रेड फीवर, टॉक्सिसिटी, बच्चा एक्चुअली में टॉक्सिक है, टॉक्सिक मीन्स बहुत ही बीमार है. ओके, एजिटेशन, स्ट्राइडर, डिस्पनिया, मफल्ड वॉइस, डिस्फेजिया एंड ड्रूलिंग. ठीक है, these D's we will learn. Older child may prefer to sit leaning forward with the mouth open. जो कुछ बड़े बच्चे हैं, अगर बड़े बच्चों में ये इंसिडेंस हो रहा है, जैसे समझ लो 5 या 6 साल का बच्चा, तो वो यूजुअली आपको मिलेगा सिट लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक के बैठेगा, विद द माउथ ओपन, मुंह खुला रखेगा, एंड द टंग समवॉट प्रोट्रूडिंग, टंग को बाहर रखेगा. तो आगे झुक के बच्चा बैठा हुआ होगा, माउथ को ओपन रखेगा और टंग को बाहर प्रोट्रूड करके रखेगा. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पोजिशन है. इस पोजिशन को आपको जब भी कहीं भी इस पोजिशन का मेंशनिंग होगा, आपको एपिग्लोटाइटिस हमेशा याद होना चाहिए, हमेशा दिमाग में आना चाहिए. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पोजिशन, जिसको ट्राइपॉड पोजिशन भी कहते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिग्लोटाइटिस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, इडियोमेटस चेरी रेड एपिग्लोटाइटिस विजुअलाइज्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इज द हॉलमार्क ऑफ एपिग्लोटाइटिस. इडियोमेटस जो विजुअलाइजेशन होगा, विजुअलाइजेशन में या फिर आपको माउथ जब ओपन करके विजुअलाइज कर सकते हो, इडियोमेटस चेरी रेड एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो है वो कि इडियोमेटस चेरी रेड कलर कर विजुअलाइज होगी कंट्रोल एनवायरनमेंट में. दैट इज द हॉलमार्क ऑफ एपिग्लोटाइटिस. पिक्चर के रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाई देगा ये हम देखेंगे. जैसे जहाँ कि हमने 4Ds का पीछे डिस्कशन किया था, व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट 4Ds ऑफ एपिग्लोटाइटिस. ओके, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, बच्चे ने आगे झुक के बैठा हुआ है, माउथ ओपन रखा है. दिस इज द ट्राइपॉड पोजिशन, जिसमें टंग प्रोट्रूड कर रही है. दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिग्लोटाइटिस, वेरी कैरेक्टरिस्टिक. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बार बार ये पिक्चर आपके दिमाग में आते ही आपको एपिग्लोटाइटिस का डायग्नोसिस जो है वो दिमाग में आना चाहिए. व्हाट आर द 4Ds? 4Ds में है ड्रूलिंग, ड्रूलिंग मतलब क्योंकि माउथ ओपन करके बैठा है, सलाइवा बाहर आ रहा है. डिस्फेजिया, swallowing में डिफ़िकल्टी हो रही है. डिस्फोनिया, टॉकिंग द वॉइस जो आ रही है, फोनेशन जो है उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, डिस्फोनिया. और पेनफुल में भी डिस्ट्रेस्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स है या फिर रेस्पिरेशन या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके लिए बच्चा जो है ट्राइपॉड पोजीशन में आता है. एंड दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज ट्राइपॉड पोजीशन, जिसमें बच्चा आगे की तरफ झुक के आर्म्स के सपोर्ट से, या तो खड़ा अगर होगा तो अपने नीज को पकड़ के बेंट करके इस तरह से खड़ा होगा, बैठा होगा तो इस तरह से बैठा होगा, जिसमें आगे की तरफ माउथ को ओपन रख के यहाँ पे सलाइवा ड्रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है. और दिस कंडीशन में आपको एक ही चीज़ ध्यान में आनी चाहिए, दैट इज़ एपिग्लोटाइटिस. इस पिक्चर के रिप्रेजेंटेशन आपसे देख सकते हो कि अगर एपिग्लोटिस ये जो है अगर वो स्पेल्ड है तो ये एयरवे को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रही है. यहाँ पे कहीं जगह नहीं है एयरवे में. सो दैट इज़ द रीज़न वाई बच्चे को डिफ़िकल्टी इतनी होती है जब वो आगे झुकता है. समवॉट एपिग्लोटिस जो है वो आगे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सा टंग जो है बाहर प्रोट्रूड करने की वजह से भी आगे खींचता है, तब थोड़ा सा उसको एयरवे में थोड़ा सा स्पेस मिलता है जिससे बच्चा सांस ले सकता है. दैट्स वाई बच्चे का ये पोजीशन होता है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन. अदर डीज आर डू नॉट एग्जामिन थ्रोट और डू नॉट डू थ्रोट कल्चर. बच्चे को कॉन्स्टेंटली थ्रोट एग्जामिनेशन करने को ना लगाए, बिकॉज यू आर प्रेशराइजिंग हैंडलिंग के टाइम पे एंड दैट में कॉज मोर इमरजेंसी. क्या करना है आपको? डू व्हाट? डू रीश्योर, कीप काम, एंटिसिपेट इंट्यूबेशन. इंट्यूबेशन आपको करना पड़ेगा, इसे एंटिसिपेट पहले से कर लीजिए. इस कंडीशन में इतना खतरनाक है ये, इतना इमरजेंसी है, ट्रू मेडिकल इमरजेंसी, इसीलिए इसको कहा जाता है. ओके,
Now next in our criteria for stridor is vocal cord paralysis. Okay, vocal cord paralysis, vocal cords जो है उनका paralysis हो जाता है. Unilateral vocal cord paralysis occurs in more often on the left side. Okay, left side में ज़्यादा होता है unilateral, अगर है तो bilateral भी होता है, because of the longer course of the recurrent laryngeal nerve which makes it more vulnerable to the injury. अब यहाँ पे ये important part है, यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस अगर होगा दैट इज मोर कॉमन ऑन दी लेफ्ट साइड. वाई? बिकॉज जो लैरेंजियल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है उसका कोर्स मोर लॉन्गर है विच मेक्स इट मोर वनरेबल टू इंजुरी. ओके, यूनिलैटरल डिसफंक्शन में रिजल्ट फ्रॉम बर्थ ट्रॉमा. किस वजह से हो सकता है? इट में बी बर्थ ट्रॉमा, ट्रॉमा ड्यूरिंग thoracic surgeries, compression by mediastinal masses of cardiac origin or pulmonary origin, esophageal origin, thyroid or lymphoid origin. So maybe cardiac mass, pulmonary, esophageal, thyroid और lymphoid origin के masses के वजह से भी compression आ सकता है, उसके वजह से भी paralysis हो सकता है. So this is about unilateral vocal cord paralysis. बाइलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, बाइलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में क्या होगा? इट इज़ मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स. अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आपको बाइलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस दिखाई देता है, इंक्लूडिंग पेरिनेटल एस्फेक्सिया, सेरिब्रल हिमोरेज, हाइड्रोसेफेलस, बल्बार इंजरी एंड आर्नोल्ड चायरी. ये इंपॉर्टेंट है, आर्नोल्ड चायरी मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस में ये सारे आते हैं. सो यहाँ पे बायलैटरल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती है. मे बी रीजंस में बी पेरिनेटल एस्फेक्सिया, सेरिब्रल हिमोरेज, कोई टाइप का हिमोरेज, हाइड्रोसेफेलस, बल्बार इंजरी एंड आर्नोल्ड चायरी मालफॉर्मेशंस. ओके, vocal cords may also be injured by direct trauma from endotracheal intubation. एंडोट्रेकियल जो इंट्यूबेशन करते हैं उसके अटेम्प्ट्स के दौरान भी ये इंजुरी डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकती है. और ड्यूरिंग डीप एयरवे सक्शनिंग, डीप एयरवे जब सक्शनिंग करते हैं तभी भी ये इंजुरीज हो सकती है. सो इट मे बी बिकॉज ऑफ सम सेंट्रल नर्वस प्रॉब्लम्स जैसे कि हमने आगे देखा था, और मे बी ड्यू टू ट्रॉमा, उसकी वजह से आपको बाइलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है. सो इट मे बी यूनिलैटरल और bilateral. In vocal cord paralysis, stridor is typically biphasic. Biphasic मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों के टाइम पे आपको स्ट्राइडर सुनाई देगा. यूनिलैटरल vocal cord paralysis, the infant's cry is weak and feeble. However, there is usually no respiratory distress. यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यूनिलैटरल में उतना दिखाई नहीं देगा बिकॉज यूनिलैटरल है, एक साइड का पैरालिसिस है, वन साइड से एयरवे पास हो सकती है. इन बाइलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस द वॉइस इज यूजुअली ऑफ गुड क्वालिटी बट देयर इज मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. यहाँ पे यूनिलैटरल में वीक क्राई हो सकती है बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो कम होता है. बाइलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में वॉइस जो है वो यूजुअली नॉर्मल हो सकती है बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि दोनों वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस है. तो दोनों वोकल कॉर्ड्स पैरालिसिस होने की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है. सो रेस्पिरेशन में वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में यूजुअली रेस्पिरेशन में या फिर प्रोनेशन में पैरालिसिस के टाइम पे यूनिलैटरल पैरालिसिस अगर है नॉर्मली आपको इस तरह से दिखाई देगा, बट अगर यूनिलैटरल पैरालिसिस है तो देखो ये जो वोकल कॉर्ड्स है यहाँ पे पैरालिसिस की वजह से ओपनिंग नहीं हो रही है एक की. ओके, बायलैटरल है तो आपको नॉर्मली इस तरह से दिखाई दे सकता है. एंड देन बायलैटरल पैरालिसिस में फोनेशन के टाइम, सो यहाँ पे रेस्पिरेशन के टाइम और फोनेशन के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी. रेस्पिरेशन के टाइम पे यूनिलैटरल पैरालिसिस में आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा है. फोनेशन मतलब जब वॉइस आ रही है तब यहाँ पे प्रॉपर क्लोजर नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ फोनेशन. या फिर जब वीक क्राई का मतलब हुआ कि फोनेशन मतलब बच्चे की आवाज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है. वाइल इन बाइलैटरल में यहाँ पे फोनेशन जब बात कर रहे हैं तब
यहाँ पे क्लोजर में प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड रेस्पिरेशन के टाइम पे यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है. सो दिस आर द पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन जहाँ की आपको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है वो आप पिक्चर से समझ पा रहे हो. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड with tracheomalacia, that is chronic stridor. Okay, tracheomalacia, that is chronic stridor, characterized by abnormal tracheal collapse secondary to inadequate cartilaginous and myoelastic elements supporting the trachea. क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रैकियोमलेशिया में? यहाँ पे एबनॉर्मल ट्रैकियल कोलैप्स हो रहा है, ट्रैकिया का एबनॉर्मली कोलैप्स हो रहा है. सेकेंडरी किसके वजह से? सेकेंडरी टू इनएडिक्वेट कार्टिलेजिनस एंड मायोइलास्टिक एलिमेंट्स सपोर्टिंग द ट्रैकिया. जो ट्रैकिया को जो कार्टिलेजिनस सपोर्ट या फिर मायोइलास्टिक एलिमेंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट का इनएडिक्वेंसी या फिर कमी होने की वजह से यहाँ पे ट्रैकिया का कोलैप्स हो रहा है. ट्रैकिया कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है एंड स्ट्राइडर प्रोड्यूस हो रहा है. ट्रैकियल नैरोइंग ऑकर्स विद एक्सपीरेशन, जब सांस बाहर ले रहे हो एक्सपीरेशन एंड कॉजेस स्ट्राइडर. ये कोलैप्स जो है इंस्पिरेशन के टाइम पे नहीं होती है बट एक्सपीरेशन बाहर जब सांस आती है उस टाइम पे ये सपोर्ट्स नहीं होते हैं ओपन करने के लिए एंड देन बिकॉज ऑफ दैट इनएडिक्वेंसी ऑफ सपोर्ट्स ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स हो जाता है एंड देन इट कॉजेज स्ट्राइडर. स्ट्राइडर may not be present at birth but appears insidiously after the first week of life. यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ या फिर पहले हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये कोलैप्स या फिर ये ट्रैकियोमलेशिया जैसी कंडीशन आपको दिखाई दे. नाउ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से आप इस तरह से देख सकते हो कि ये नॉर्मल लैटरल व्यू है. लैटरल व्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये नॉर्मल जो ऑर्गन्स है, नॉर्मली जो ऑर्गन्स है उसको अगर क्रॉस सेक्शन में ये यहाँ से अगर इस तरह से क्रॉस सेक्शन में देखा जाए सो यहाँ पे ईसोफेगस है. ओके, देयर इज़ अ हॉलो ईसोफेगस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स्ड कंडीशन में है. ओके, कोलैप्स्ड कंडीशन में है वाइल नॉर्मली ये ओपन होना चाहिए इस तरह से. ठीक है, ओपन होना चाहिए, यहाँ पे हॉलोनेस दिखनी चाहिए बट यहाँ पे कोलैप्स कंडीशन में आपको वो हॉलोनेस जैसे कि ईसोफेगस में हॉलो दिख रहा है वैसे यहाँ पे हॉलो नहीं दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बैक्टीरियल ट्रकाइटिस, दैट इज एक्यूट स्ट्राइडर कॉज करता है बैक्टीरियल ट्रकाइटिस. बैक्टीरियल ट्रकाइटिस जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड ट्रैकिया का आइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ट्रैकाइटिस. ओके, इज यूजुअली कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरस. स्टेफिलोकोकस ऑरस की वजह से ये कंडीशन हो रही है. ऑल्दो इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड मोरेक्सेला कैटारलिस, इसकी वजह से भी ये हो सकता है. सो बट नॉर्मली या फिर मोस्ट कॉमनली ये स्टेफिलोकोकस ऑरस की वजह से हो सकता है जिससे इसका नाम सजेस्टिव है बैक्टीरियल. ये बैक्टीरियल है ट्रैकिया का inflammation. Most patients are younger than 3 years of age. Okay, bacterial tracheitis usually follows an upper respiratory tract infection. Usually upper respiratory tract infection होने के बाद में bacterial tracheitis का जो condition है वो occur होता है. Patient then becomes seriously ill with high fever, toxicity and respiratory distress. पहले upper respiratory tract infection होगा and then वो जो बैक्टीरिया है नॉर्मली स्टेफिलोकोकस ऑरियस लोअर डाउन जाता है. लोअर डाउन इन्फेक्शन करने के बाद में इट बिकम्स टॉक्सिक, द बेबी बिकम्स टॉक्सिक विद हाई फीवर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. सो दिस इज द यूजुअल फॉलो जिससे कि बैक्टीरियल ट्रकाइटिस का कंडीशन दिखाई देता है. अब क्योंकि बैक्टीरियल है सो पुरुलेंट होगा. सो यहाँ पे पुरुलेंट सिक्रीशन, ये ट्रैकिया का क्रॉस सेक्शनल व्यू है. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पुरुलेंट सिक्रीशंस दिखाई दे रहा है एंड देन देयर इज अ सूडो मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड. सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन व्यू जिसमें बैक्टीरियल ट्रकाइटिस में पुरुलेंट सिक्रीशंस और आपको सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट कंडीशन जहाँ के स्ट्राइडर दिखाई देता है वो है रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस. रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है रेट्रो, रेट्रो मीन्स पीछे, किसके?
फेरेंजियल, फेरिंग्स के पीछे क्या हो रहा है, एब्सिस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो एब्सिस फॉर्मेशन है रेट्रोफेरेंजियल। कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली एब्सिस फॉर्मेशन है, सो इट हैज टू बी अ बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, बैक्टीरियल कॉज है, बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस के बाद में बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियल इन्वेडेशन यहाँ पे एब्सिस फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज़ यूजुअली यंगर देन 6 years ऑफ एज। एब्रप्ट ऑनसेट होगा, क्या होगा, हाई फीवर, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग, क्योंकि एब्सिस फॉर्मेशन है सो स्वॉलोइंग डिफिकल्ट होगा। रिफ्यूजिंग टू फीड, बच्चा फीड करने के लिए रिफ्यूज करेगा बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी। सोर थ्रोट, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, नेक को हाइपर एक्सटेंड करेगा ताकि वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी को किसी हिसाब से कम कर सके विद रेस्पिरेटरी distress. Okay, so there is an abscess that causes high fever, obviously because it is a bacterial invasion, difficulty in swallowing, refusing to feed, sore throat, hyperextension of the neck, and obviously respiratory difficulty or distress that leads to obstruction. Because of the obstruction there is respiratory difficulty which produces the sound of a stridor. नाउ रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस आपको किस हिसाब से दिखाई देगा, अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि दिस इज़ द एरिया विच इज़ नोन एज फेरिंग्स, ये फेरिंग्स का एरिया है, एंड देन रेट्रोफेरिंग्स, फेरिंग्स के पीछे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस होती है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, और उस स्पेस में आपको एब्सेस दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द एब्सेस जो कि आप इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप देख सकते हो। यर इज दिस वाइट कलर्ड का एब्सेस जो कि रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में प्रेजेंट। क्लिनिकली कैसे आप इवैल्यूएट करोगे, अब क्योंकि हमने इसका इस तरह से अप्रोच लिया है आज कि हम डायग्नोस्टिकली नहीं जाएंगे, हम सिम्टोमेटोलॉजी एक जो हमने स्ट्राइडर की देखी है, स्ट्राइडर के सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमने देखा कि किस किस कंडीशन में मोस्ट कॉमनली जो कंडीशंस हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्या क्या कंडीशन होती है, व्हाट आर दोज कंडीशन एक्चुअली। अब हम उसी हिसाब से क्लिनिकली इवैल्यूएट भी करेंगे एक बच्चे को कि स्ट्राइडर है, तो आप किस हिसाब से क्लिनिकली इवैल्यूएट कर सकते हो, और फिर वो डायग्नोसिस जो हमने पहले पढ़े उनको किस हिसाब से आप गैस मार सकते हो, या फिर एक्चुअली आप डायग्नोसिस तक कैसे पहुंच सकते हो। सो क्लिनिकली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन या फिर हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्राइडर इन चिल्ड्रन स्पेशली, आप क्या क्या डेटा जो है उसमें पॉसिबल इटियोलॉजी क्या सस्पेक्ट कर सकते हो। सो अगर एज ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इवैल्यूएट करना स्टार्ट करो कि कौन से एज का बच्चा है। सो एज ऑफ बर्थ इफ़ इट इज़ लाइक एज ऑफ ऑनसेट जो है, किस एज पे स्ट्राइडर स्टार्ट हो रहा है, सो इफ़ इट इज़ बर्थ, ओके एट बर्थ है, सो क्या क्या पॉसिबल इटियोलॉजीज हैं जो कि आप इसका सजेस्टिव है, दैट इज़ वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस एक सजेस्टिव इटियोलॉजी या डायग्नोसिस हो सकता है। एनी कंजेनिटल लीजन्स लाइक corneal atresia, laryngeal web and vascular ring. Okay, these may be the possible etiologies. Next possible अगर 4 to 6 weeks का है, the age is 4 to 6 weeks, so the possible etiology may be laryngomalacia. Okay, if it is 1 to 4 years, 1 से 4 साल के बीच में अगर आ रहा है, so it may be croup, epiglottitis, foreign body aspiration, किसी foreign body को aspirate किया है। Okay, अगर आप क्रॉनिसिटी किस हिसाब से एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है उस हिसाब से अगर वैल्यूएशन करें, तो एक्यूट अगर ऑनसेट है तो क्या इटियोलॉजी हो सकती है, इट मे बी फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन क्योंकि एक्यूट है, इट मे बी इन्फेक्शन सच एज क्राउप और एपिग्लोटाइटिस, इट इज़ एक्यूट। लॉन्ग ड्यूरेशन है, क्रॉनिक है, सो इट मे बी स्ट्रक्चरल लीजन्स सच एज लैरिंगोमलेशिया, laryngeal web or laryngotracheal stenosis. So these may be the possible etiologies according to this data. अगर डेटा में आपको precipitating factors इवेल्युएट करना है, सो उसमें अगर आपको मिल रहा है कि जो स्ट्राइडर है दैट इज़ वर्स विद स्ट्रेनिंग और क्राइंग, जब बच्चे को कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है, ज़ोर पड़ रहा है या फिर बच्चा रो रहा है, तब स्ट्राइडर ज़्यादा अगर हो रहा है, सो दी इटियोलॉजी में भी लैरिंगोमलेशिया, सबक्लॉटिक हिमैंजियोमा। ओके, इफ़ इट इज़ वर्स इन अ सुपाइन पोजिशन, सोते समय, इफ इट इज़ वर्स इन अ सुपाइन पोजिशन, जैसे कि हमने पहले भी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ इट इज़ वर्स इन अ सुपाइन पोजिशन, सोते टाइम ज़्यादा हो रहा है,
या फिर लेटते टाइम, दैट इज लैरिंगोमलेशिया, ट्रैकियोमलेशिया, मैक्रोग्लॉसिया और माइक्रोग्नाथिया. इसमें भी द पॉसिबल इटियोलॉजीज. अगर रात के समय ज़्यादा हो रहा है, ओके, rather than supine position, if it is worse at night, so possible etiology may be viral or spasmodic gout. Okay, if it is worsening with feeding, जैसे जैसे फीड कर रहे हो वैसे वैसे ज़्यादा हो रहा है, so the possible etiologies may be tracheoesophageal fistula, okay, tracheomalacia, neurologic disorder, vascular compression, okay, antecedent upper respiratory tract infection. So अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिल रही है, सो इट में बी क्राउड और बैक्टीरियल ट्रकाइटिस. इफ इट इज चोकिंग हो रहा है उसके साथ साथ, सो आपको पॉसिबल इटियोलॉजी हो सकती है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन और ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला. ओके, नेक्स्ट में एसोसिएटेड सिम्टम्स. अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स में आपको आ रहा है बार्किंग कफ है उसके साथ एसोसिएटेड, सो द पॉसिबल डायग्नोसिस क्राउप की तरफ जाता है. ओके, अगर ब्रासी कफ है, ओके, तो ट्रैकियल लीजन की तरफ इटियोलॉजी जाती है. अगर ड्रूलिंग है, सलाइवा का जैसे ड्रूलिंग हमने देखा, सो फर्स्ट इज एपिग्लोटाइटिस, मे बी फॉरेन बॉडी इन ईसोफेगस, रेट्रोफेरेंजियल और पेरिटोन्सिलर एब्सिस. सो दिस इज ड्रूलिंग का इटियोलॉजी. अगर वीक क्राई है वीक है मतलब वोकल कॉज अफेक्ट है, सो इट मे बी एनी लैरेंजियल एनॉमली और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर. ओके, अगर मफल्ड क्राई है, सो सुप्राग्लॉटिक लीजन्स, ठीक है, मे बी द इटियोलॉजी. अगर होर्सनेस पाई जा रही है, के वॉइस में होर्सनेस आ रही है, सो इट मे बी क्राउप और वोकल कॉर्ड पैरालिसिस. ओके, स्नोरिंग, खराटे मार रहा है, तो एडिनॉइडल और टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी मे बी द रीजन. डिस्फेजिया अगर हो रहा है तो सुप्राग्लॉटिक लीजन्स. ओके, सो ये पॉसिबल एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ पॉसिबल क्या आइटियोलॉजीज आप सस्पेक्ट कर सकते हो. पास्ट हिस्ट्री, अगर पास्ट हिस्ट्री का पॉइंट नोट डाउन अगर किया जाए, सो अगर पास्ट हिस्ट्री में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुआ है, ठीक है, देयर इज एन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की हिस्ट्री. सो अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्राइडर वर्ड के साथ में अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको दिया जाए तो आपको पॉसिबल इटियोलॉजी का पता होना चाहिए. नेक्स्ट, अगर हिस्ट्री दी जाए वहाँ पे क्वेश्चनिंग में, तो हिस्ट्री में ऐसी हिस्ट्री अगर दी है कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुआ है, नाउ द पेशेंट इज कमिंग अप विद स्ट्राइडर, सो व्हाट विल यू सस्पेक्ट? सो यू विल सस्पेक्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस एंड लैरिंगोट्रैकियल स्टेनोसिस. सो इस हिसाब से आपको आंसर तक पहुंचने में हेल्प होगी. ओके, इफ देयर इज बर्थ ट्रॉमा का हिस्ट्री एंड पेरिनेटल एक्सपेक्सिया एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स, सो व्हाट यू विल सस्पेक्ट? यू विल सस्पेक्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस. एटोपी, सो यू विल सस्पेक्ट एंजियोन्यूरोटिक एडिमा और स्पास्मोडिक क्राउप. ओके, फैमिली हिस्ट्री अगर है, फैमिली हिस्ट्री किस चीज़ की अगर है, डाउन सिंड्रोम की और हाइपोथायरॉयडिज्म की. So these two family history, this also is suggestive of a possibility of family history, जो कि आपको importance है कि family history में डाउन सिंड्रोम और हाइपोथायरॉयडिज्म आपको इंडिकेट करता है इस डायग्नोसिस की तरफ. ओके, नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्राइडर इन चिल्ड्रन. क्या फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो इवैल्यूएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है? सो जनरल फिजिकल फाइंडिंग्स एंड पॉसिबल इटियोलॉजीज. फिजिकल फाइंडिंग्स में आपको क्या क्या ऐसा मिल सकता है जिसमें कि आप पॉसिबल इटियोलॉजी की तरफ जा सकते हो. अब जनरल में अगर आपको मिल रहा है साइनोसिस, ओके, देयर इज साइनोसिस, सो साइनोसिस में आप पॉसिबल इटियोलॉजी कार्डियक डिसऑर्डर, हाइपोवेंटिलेशन विद हाइपोक्सी. ओके, फीवर अगर है, सो एनी अंडरलाइंग इन्फेक्शन. टॉक्सिसिटी अगर है, बेबी इज टॉक्सिक, सो एपिग्लोटाइटिस. टैकीकार्डिया, कार्डियक फेलियर, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथायरॉयडिज्म. क्वालिटी ऑफ स्ट्राइडर के हिसाब से इंस्पिरेटरी है या फिर
एक्सपिरेटरी है, अगर इंस्पिरेटरी है, सांस अंदर लेते टाइम हो रही है, सो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन अबव द ग्लॉटिस। ओके, अगर एक्सपिरेटरी है, सांस बाहर लेते टाइम हो रही है, सो इट इज ऑब्स्ट्रक्शन एट और बिलो द लोअर ट्रैकिया। इफ इट इज बाईफेजिक है, दोनों टाइम हो रही है, इंस्पिरेशन के टाइम भी हो रही है, एक्सपिरेशन के टाइम भी हो रही है, सो इट इज ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक लीजन्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, पोजिशन ऑफ द चाइल्ड, उस हिसाब से आप कैसे डायग्नोसिस की तरफ पहुंच सकते हो। इफ इट इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक का हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, सो इट इज एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन एट और अबव द लैरिंग्स। ओके, if it is leaning over and drooling, that is epiglottitis. lessening of stridor in a prone position के टाइम जो स्ट्राइडर है वो कम हो रहा है, सो प्रोन मतलब उल्टा सोया है बच्चा, तब कम हो रहा है, दैट इज लैरिंगोमलेशिया। चेस्ट फाइंडिंग्स क्या क्या मिल रही है, अगर चेस्ट फाइंडिंग्स आपको दी जाए, उसमें ऐसा दी जाए कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी फेज है, अंदर लेने का इंस्पिरेटरी फेज जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है, तो लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, इफ इट इज एक्सपिरेटरी फेज विच इज प्रोलॉन्ग्ड, तो ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, इफ इट इज यूनिलैटरल डिक्रीज्ड एयर एंट्री, यूनिलैटरल मतलब दोनों साइड में एयर एंट्री, अगर स्टेथोस्कोप से एयर एंट्री चेक की जाए, यूनिलैटरली कम है, सो इट मे बी फॉरेन बॉडी इन इप्सिलैटरल ब्रोंकस। ओके, एसोसिएटेड साइंस, क्या क्या साइंस जो है उसके साथ एसोसिएटेड आ रहे हैं, एरिथमियास, सिग्निफिकेंट हार्ट मर्मर्स, एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स। सो क्या एसोसिएटेड हो सकता है, सो इट में बी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, क्यूटेनियस हेमांजियोमास, सबग्लॉटिक हेमांजियोमा। इफ इट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सो यू कैन सजेस्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। If it's urticaria of angioneurotic edema, you can suggest angioneurotic edema. Diagnostic studies, किस हिसाब से आप इसका डायग्नोसिस जो है वो कंफर्मेटरी कर सकते हो, या फिर क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप स्ट्राइडर के बच्चे में कर सकते हो। सो यू कैन टेक एन AP एंड लैटरल एक्सरे, चेस्ट एक्सरे ले सकते हो, AP एंड लैटरल। Views of the neck are useful in the assessment of adenoidal and tonsillar size. जो एक्सरे का व्यू है उससे आप एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स के साइज को विजुअलाइज कर सकते हो और असेसमेंट कर सकते हो। एपिग्लॉटिक का साइज, एपिग्लॉटिस का साइज एंड शेप, कोई रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस वगैरह होता है उस हिसाब से रेट्रोफेरेंजियल प्रोफाइल, और सबग्लॉटिक एंड ट्रैकियल एनाटॉमी, जो ट्रैकिया का एनाटॉमी है या फिर सबग्लॉटिक एनाटॉमी है वो आपको लैटरल व्यू से मिल जाएगी या फिर नेक के व्यू से मिल जाएगी जो एक्सरे में आप करोगे। डिटेक्शन ऑफ रेडियो ओपिक फॉरेन बॉडी, अगर कोई फॉरेन बॉडी रेडियो ओपिक है तो आपको एक्सरे में डिटेक्ट हो जाएगी। एंड कंकॉमिटेंट पल्मोनरी डिजीज़, जो कि इसके साथ कौन सा दूसरा पल्मोनरी डिजीज़ है वो आपको एक्सरे में पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट एक्सरे फाइंडिंग्स हैं जो कि नॉर्मली स्ट्रीडर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको एक्सरे में या तो एक्सरे में फाइंड आउट करने के लिए या फिर एक्सरे दिया जाए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि एक्सरे फाइंडिंग में ये स्टीपल साइन मिला है इन स्ट्राइडर। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको डायग्नोस्टिकली पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अ स्टीपल? स्टीपल जो होता है वो एक इमारत होती है जो कि ऐसे स्टीप करती है, इस तरह से जो इमारत होती है जो इस तरह से स्टीप करती है, स्टीपल यूजुअली इस तरह से स्टीप करती है वो। ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन इज नोन एज स्टीपल साइन, जो कि आप एक्सरे में देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो स्टीपलिंग हो रही है, यहाँ पे एक जगह पे ब्लॉक हो रहा है, ये जो स्टीपलिंग हो रही है धीरे 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 करती यहाँ पे, दिस इज़ नोन एज स्टीपल साइन, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये जो देख रहे हो आप, देखो ये यहाँ जाके स्टीप हो रहा है,
ये जिसको इस तरह का विजुअलाइजेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज स्टीपल साइन. दैट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक. इमेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर एक्सरे में आपको आए, स्टीपल साइन आइडेंटिफाई करने को आए, सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ स्टीपल साइन. ओके, सो ये स्टीपल साइन है जो कि स्ट्रीडर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चनर के हिसाब से भी, एंड रेस्ट ऑल्सो. एंड अनदर वन विच इज thumb sign. Okay, thumb sign is yet another important thing which you get in your questionnaire. Image based question में भी मिल सकता है. That is also characteristic of स्ट्राइडर. तो स्ट्राइडर में एक और चीज़ जो कि एक्सरे में मिलती है, दैट इज थंब साइन, जहाँ की आप एक विजुअलाइजेशन थंब का कर सकते हो. यहाँ पे यू कैन विजुअलाइज समथिंग एज अ थंब. ओके, सो दिस विजुअलाइजेशन हियर ऑफ द एपिग्लॉटिस एज अ थंब प्रेसिंग, जैसे थंब एक किसी के नेक में थंब को अंदर प्रेस कर दिया हो, इस तरह का विजुअलाइजेशन जो मिलता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है. सो दिस विजुअलाइजेशन ओवर हियर ऑफ द एपिग्लॉटिस इज कैरेक्टरिस्टिकली नोन एज थंब साइन ऑन एन लैटरल व्यू एक्सरे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. डायग्नोस्टिकली आप क्या डायग्नोस कर सकते हो स्टीपल साइन से और थंब साइन से, दैट इज थोड़ा सा डिफरेंट है. सो इन्फेक्शियस क्राउप अगर हो, सो यहाँ पे आपको होर्सनेस मिल रही है, बार्किंग कफ मिल रहा है, एंड स्ट्राइडर ऑफ कोर्स, तो आपको एपी एक्सरेस में स्टीपल साइन मिलेगा, जो कि हमने देखा. सो लैटरल एक्सरे में आपको सबग्लॉटिक नैरोइंग मिलेगी, सबग्लॉटिक नैरोइंग मिलेगी. सो दिस इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शियस क्राउप. वेयर एज अगर मफल्ड वॉइस है, ड्रूलिंग है, डिस्फेजिया है, एंड लैटरल एक्सरे में आपको स्वेलिंग ऑफ द एपिग्लॉटिस, थंब प्रिंट साइन जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस. ट्रीटमेंट पार्ट में भी डिफर करेगा. सो अगर इन्फेक्शियस क्राउप है, स्टीपल साइन मिल रहा है, सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी द चॉइस ऑफ ड्रग, and nebulization with epinephrine may be added. And in this case, because it is acute epiglottitis, it is treated with IV ceftriaxone or ceftriaxone. So this is the difference. Basically हमें difference देखना था, स्टीपल साइन किस में दिखता है, इन्फेक्शियस क्राउप में, एंड थंब प्रिंट साइन, दैट इज थंब साइन विच इज विजुअलाइज्ड इन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, क्योंकि जो एपिग्लॉटिस है वही दिखता है यहाँ पे थंब के इम्प्रेशन के जैसा. ओके, now another investigations which you can do, that is barium swallow. It is a useful method if vascular compression or gastroesophageal reflex is suspected. Okay, gastrografin should be used as the contrast medium if tracheoesophageal fistula is suspected. अगर tracheoesophageal fistula आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज़ करना है, दैट इज गैस्ट्रोग्राफिन. ओके, ब्रोंकोस्कोपी और फ्लेक्सिबल और रिजिड, एयरवे मलेशिया और सीटी स्कैन एंड चेस्ट एक्सरे, दैट इज जो कि हमने पहले भी देखा. मैनेजमेंट पार्ट. अब मैनेजमेंट पार्ट में ऑब्वियसली एक इमरजेंसी है स्ट्राइडर में, मतलब एयरवे डिफ़िकल्टी हो रही है रेस्पिरेटरी, सो बच्चे का एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करना ही है, वो बेसिक्स में आता है. एंड मैनेजमेंट पार्ट में हमने इतना जद्दोजहद की कि हमें स्ट्राइडर से हमें डायग्नोसिस का पता चले या फिर पॉसिबल इटियोलॉजी का पता चले, वो इसलिए कि ताकि हम उसका मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि मैनेजमेंट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू दी कॉज. ओके, तो स्ट्राइडर का जो हम इन जनरल लेके पर्टिकुलर तक हम आए हैं, वो इसीलिए आए हैं ताकि हमें मैनेजमेंट तक हम पहुंच जाए, और सिर्फ स्ट्राइडर एक वर्ड लेके हम सारे इटियोलॉजीज जो हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाए. सो मैनेजमेंट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू दी कॉज होगा. सो क्या क्या कॉज के हिसाब से जो कि हमने स्टडी किए, उस हिसाब से मैनेजमेंट कैसे थोड़ा सा डिफर करेगा. ओके, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन तो सारों में नॉर्मल है, कॉमन है. ओके, अगर कंजेनाइटल लैरिंगोमलेशिया अगर आपका पॉसिबल इटियोलॉजी है, सो व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट. सो मोस्ट केसेस कंजेनाइटल लैरेंजियल स्टेरॉर, जो लैरेंजियल स्टेरॉर है बिकॉज ऑफ लैरिंगोमलेशिया, आर हार्मलेस कंडीशन दैट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं उनमें सिर्फ सपोर्टिव केयर देना है आपको, एंड इट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन. Okay, most of the cases, not all. The condition usually improves by the time the infant is 18 months
of old and has no long term complication. जब बच्चा 18 महीने का हो जाएगा तब तक ऑन इट्स ओन ये कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है एंड हैड नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है. सपोर्टिव केयर इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इन सच केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके, सम केसेस, कुछ केसेस में द स्ट्राइडर इज एपरेंट अंटिल अबाउट द एज ऑफ 5. कुछ केसेस में 5 साल तक भी स्ट्राइडर एपरेंट रहता है. ईच चाइल्ड्स केस इज यूनिक. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे केसेस को आपको ये अपने आप ठीक हो जाएगा ऐसे करके नहीं लेना है. ईच चाइल्ड इज यूनिक. सर्जरी इज एन ऑप्शन. स्मॉल परसेंट डेवलप सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, बहुत कम परसेंटेज है, विच रिक्वायर मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस. ओके, बहुत कम परसेंटेज है इसका, सो मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस इनको लगेगा. ओके, मैनेजमेंट किस तरह से करोगे? सपोर्टिव केयर जो होता है, स्लीप प्रोन रेदर देन सुपाइन, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में लैरिंगोमलेशिया वर्स होता है. सो बच्चे को प्रोन पोजीशन में सुनाना है. जैसे कि सुपाइन पोजीशन ये होती है जिसमें ट्रैकिया कोलैप्स होता है. सो यू हैव टू बी कीप द चाइल्ड इन प्रोन पोजीशन, जहाँ की ट्रैकिया यहाँ पे ओपन रहेगा एंड बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि स्लीप प्रोन रेदर देन सुपाइन. क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो ये कंडीशन वर्स होगी. सो हमें ये कंडीशन अपने आप इम्प्रूव होने वाली है. सो वी हैव टू डू सपोर्टिव केयर. सपोर्टिव केयर में आपको बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने ना देना चाहिए. ओके, फीडिंग मॉडिफिकेशंस, पेसिंग, थिकन्ड फॉर्मूला एंड अपराइट फीडिंग. आपको बच्चे को थिकन्ड फॉर्मूलाज देने हैं जो थिक हो, ज़्यादा वाटरी ना हो, ताकि रिकर्जिटेशन का चांसेस कम हो जाए. और अपराइट फीडिंग, बच्चे को सुला के ना पिलाए, थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में उसको फीड करें. रिफ्लक्स थेरेपी, फीडिंग प्रिकॉशन, रिफ्लक्स थेरेपी में फीडिंग प्रिकॉशंस लेने हैं कि फीडिंग आपको अपराइट पोजीशन में करानी है. H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं जस्ट इन केस रिकर्जिटेशन हो रहा हो. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ऑल्सो दे सकते हैं. आपको बच्चे का ग्रोथ कर्व जो है उसको फॉलो क्राइटेरिया में लेना है. सो यहाँ पे बेसिकली इसका सपोर्टिव मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पे ट्रैकियो लैरिंगोमलेशिया का, सॉरी. ओके, सो लैरिंगोमलेशिया में सपोर्टिव मैनेजमेंट इज द चॉइस. ओके, नाउ मैनेजमेंट ऑफ लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, दैट इज क्राउट. तो इसका क्या मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है? मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सिवियरिटी के हिसाब से होगा. माइल्ड, मॉडरेट है या फिर सीवियर है. माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, उस हिसाब से इसका मैनेजमेंट होगा. अगर माइल्ड है तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और डेक्सामेथासोन एंड यू कैन डिस्चार्ज. ओके, if it is moderate then nebulization may be required, oral corticosteroids or observe for less more than 2 hours and discharge at home, मतलब ऑब्जर्व करके आपको डिस्चार्ज कर देना है. ओके, सिवियर अगर है तो नेबुलाइजेशन होगा, डेक्सामेथासोन होगा, कंसिडर ट्रायल ऑफ हेलोइक्स, ऑब्जर्व इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एडमिट टू हॉस्पिटल एंड कॉन्टैक्ट ICU इफ अप्रोप्रिएट. अगर सिवियर है सो यू हैव टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इसका ऑब्जर्वेशन नेसेसरी है. सो दीज आर द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस और क्राउट. अगर एपिग्लॉटाइटिस है, सो मैनेजमेंट क्या होगा? एडवाइज नॉट टू इरिटेट द चाइल्ड, कीप ऑन पेरेंट्स लैप. सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को इरिटेट नहीं करना है, पेरेंट के लैप पे करो. अवॉइड थेरेपी लाइक सिडेशन, इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स, ये सारी अवॉइड करनी है. सिडेशन, इनहेलर्स और नेबुलाइजेशन ये अवॉइड करना है. इस केस में ह्यूमिडिफिकेशन या फिर ह्यूमिडिफाइड O2 देना है इफ पॉसिबल. ह्यूमिडिफाइड O2 इफ पॉसिबल. एयरवे मैनेजमेंट इज द मोस्ट अर्जेंट कंसिडरेशन. मोस्ट अर्जेंट कंडीशन एपिग्लॉटाइटिस में है कि उसका एयरवे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि एपिग्लॉटिस के वजह से या फिर उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से उसका एयरवे ब्लॉक हो गया है. Assess for levels of distress before any other workup. कितना डिस्ट्रेस है उसका असेसमेंट लेना है. Ensure that ENT anesthesiologist are available before tracheal intubation. Tracheal intubation अगर आप कर रहे हो तो उसके पहले इंश्योर किए कि anesthesiologist और ENTist जो है वो अवेलेबल है, because this condition is an emergency. Airway equipments including that for cricothyroidotomy and tracheostomy or tracheotomy.
हैज़ टू बी अवेलेबल। क्रिकोथायरोटॉमी और ट्रैकियोटॉमी भी करना पड़ सकता है इस कंडीशन में, इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल रखने हैं। सो इससे आपको पता चल रहा होगा कि एपिग्लोटाइटिस जो है वो उसका मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, या फिर बिकॉज दिस कंडीशन इज़ डेंजरस। ओके, हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का डेंजर है। ओके, अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया सो बेबी इज़ ऑलरेडी टॉक्सिक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, दैट इज एम्पिसिलिन 3rd जनरेशन, सेफेलोस्पोरिन, effective against H influenza, given by parenteral route, that is IM or IV, obviously not oral. Okay, steroids, hydrocortisone or dexamethasone, IM or IV. Adequate hydration, that also parenteral fluids. Humidification and oxygen, that is humidified O2, and intubation और tracheostomy, respiratory obstruction अगर है तो। सो यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और यही दर्शाता है इसकी सिवियरिटी को। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का मैनेजमेंट। इसमें क्या करोगे, यूजुअली 6 मंथ इज़ एन एडिक्वेट टाइम टू वेट फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो स्पॉन्टेनियसली कोई रिकवरी हो रही है, इसके लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स टाइम देना है। एडिक्वेट है, उससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूट अगर है so tracheostomy may be required. If patient doesn't want tracheostomy, अगर उसके parents allow नहीं कर रहे हैं, following options can be considered. So what are the other option? That is lateralization of the vocal cords. Okay, aim is to move and fix the cords in a lateral position to improve the airway. vocal cords का lateralization. The various procedures क्या हो सकते हैं, arytenoidectomy, arytenoids का है उनका removal, और vocal cord lateralization through endoscope, thyroplasty type 2, cordectomy, nerve muscle implant. So these are the various options which are available in case of vocal cord paralysis का management. Now next is tracheomalacia. Tracheomalacia में what is the management protocol? इसमें mostly doesn't require any treatment. Cartilage wings develop and sufficient rigidity up to 2 years or more. Okay, mostly अपने आप spontaneously हो सकता है. So after 2 years, aortoplexy you have to do. It may be with esophageal atresia with tracheoesophageal fistula with aortic arch anomaly. Okay, segmental resection. Segmental resection किसका करना है? Of ये severe forms है. Okay, so of tracheal rings in severely distorted tracheal rings with double aortic arch. Tracheostomy in extra long tracheostomy, tube for long lesions, CPAP for more extensive lesions. Other methods, that is intraluminal and extraluminal stents or autologous rib as structures. Severe forms में क्या हो सकता है, dying spells after esophageal atresia और tracheoesophageal fistula का रिपेयर के बाद डाइंग स्पेल्स आ सकते हैं. recurrent pulmonary infection, inability to be intubated. So these are condition which are severe forms. So इसमें क्या होता है कि जब डाइंग स्पेल्स क्या होता है, हील्ड इसोफेगस एनास्टोमोसिस जो होता है वो एडहेयर कर जाता है मेम्ब्रेन से, किसके, ट्रैकिया से. सो इन्फेंट्स जो होता है, एज द इन्फेंट swallows feed, द प्रॉक्सिमल इसोफेगस जो होता है वो बलून अप हो जाता है एंड इट compresses the trachea. So this condition, continuous feeding leads to progressive airway obstruction and progressive hypoxia, apnea, bradycardia and subsequent cardiac arrest, which is known as dying spell. So ये tracheomalacia जो है इसके कंडीशन में सिवियर फॉर्म में ऐसा हो सकता है इन केसेस ऑफ इसोफेजियल एट्रेशिया और ट्रैकियोइसोफेजियल रिपेयर में कोई कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से. ओके, ट्रीटमेंट बैक्टीरियल ट्रकाइटिस का कैसे करोगे? बैक्टीरियल ट्रकाइटिस में ऑब्वियसली यहाँ पे एयरवे सिक्योर करना है. इंट्यूबेशन एटलीस्ट मोर देन 70% में इंट्यूबेशन लगा है. ब्रोंकोस्कोपी डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक है. बैक्टीरियल है इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ बैक्टीरियल ट्रकाइटिस.
रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस अगर है सो ट्रीटमेंट में आईवी एंटीबायोटिक्स देने हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ओके। एंड अगर एंटीबायोटिक से वो एब्सेस स्मॉल है तो रिजॉल्व हो जाएगा, बट अगर एब्सेस बड़ा है सो ड्रेनेज में भी रिक्वायर्ड, ड्रेनेज में भी इंट्रा ओरल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में ट्रैकियोस्टोमी प्लस एंटीरियर सर्वाइकल अप्रोच ले सकते हैं, जहाँ की आपको एब्सेस को रेट्रोफेरेंजियल है या फिर पैराफेरेंजियल है स्पेस में, उस हिसाब से उसको ड्रेन करके रिमूव कर देना है। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है? सो अगर स्ट्राइडर का कंडीशन है सो व्हाट आर दी नर्सिंग इंटरवेंशंस व्हाट यू हैव टू डू? सो मॉनिटर वाइटल्स, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। इनिशियल मैनेजमेंट में नेबुलाइजेशन आ जाएगा। रिकॉग्नाइज स्ट्राइडर एज अ मेडिकल इमरजेंसी, रिकॉग्निशन करना है, स्ट्राइडर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करना है आपको, एंड रिफर इमीडिएटली टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ओके। नर्सिंग मैनेजमेंट में इमरजेंसी मैनेजमेंट इज एसेंशियल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे, एयरवे को मेंटेन करना है, सो दिस इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट। रेसिडेंट शुड बी केप्ट नील बाय माउथ, prop resident in upright position. If there are any signs of airway obstruction from suspected foreign body, try a single sweep maneuver. Administer oxygen, to do suctioning if necessary, and reassurance the residents. So these all are under nursing management. तो आज हमने स्ट्राइडर इन जनरल क्या होता है, क्यों होता है, उसके वेरियस लोकल जो लोकेशन है उसके हिसाब से उसके ईटियोलॉजीज़, उसके कॉजेज़ के हिसाब से उसके ईटियोलॉजीज़ सस्पेक्टेड कैसे कर सकते हैं, इन शॉर्ट हमने उसका मैनेजमेंट रिव्यू किया। सो यहाँ हम स्ट्राइडर ख़त्म करते हैं। आई एम श्योर स्ट्राइडर अगर अब आएगा तो आपको ये सारे ईटियोलॉजीज़ आइडेंटिफाई करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ आप आज हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।